वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 3 का टॉपिक 6 और 7 करेंगे। टॉपिक नंबर 6 जो है वो टॉपिक नंबर 6 जो है वो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के बारे में है, और जो टॉपिक नंबर 7 है वो मोमेंटम के बारे में। न्यूटन लॉज ऑफ मोशन जो है वो आपने बेसिकली प्रीवियस क्लासेस में वो पढ़े हुए हैं। जैसे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, ठीक है, उसमें ये कहा जाता है कि हर बॉडी जो है वो अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन को बरकरार रखने की कोशिश करती है। तो जिस बॉडी का जितना मास ज़्यादा होता है, वो उसका उतना ही इनर्शिया ज़्यादा है। इनर्शिया का मतलब ये है कि वो अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ यूनिफ़ॉर्म मोशन को अगर कोई एक्सटर्नल जो एजेंसी है उसको चेंज करने की कोशिश करती है, तो जितना बॉडी का मास ज़्यादा होता है, वो उतनी ज़्यादा मज़ाहमत देती है, उतनी ज़्यादा रेज़िस्टेंस देती है। ठीक है? तो मास जो है यानी उसका जो इनर्शियल जो मास जो है उसका इनर्शियल मेजर है, ठीक है? कि जितना बॉडी का मास ज़्यादा होगा, उसका इनर्शिया ज़्यादा होगा, उतनी उसकी जो स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन को बरकरार रखने की जो उसमें कैपेबिलिटी है वो ज़्यादा होगी। यानी उसको उसमें स्टेट ऑफ रेस्ट या मोशन को कुछ चेंज करने के लिए कोई एजेंसी जो है वो उसके ऊपर फोर्स लगाती है, तो वो उसको मोर जो है वो रेज़िस्ट करेगी। जितना मास ज़्यादा होगा उतनी रेज़िस्टेंस ज़्यादा होगी बॉडी की उसमें अगर कोई जो है चेंज लाने की कोशिश की जाती है। तो अच्छा, अब उसके बाद चलते हैं कि आपके पास जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, उसमें ये है कि अगर किसी बॉडी पे फ़ोर्स जो है वो ज़्यादा लगाई गई है, तो उसमें जो है उसके अकॉर्डिंगली उसमें एक्सेलरेशन जो है वो ज़्यादा आता है। जिसका मतलब ये है कि हम कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन उतना ज़्यादा होगा जितनी उसके ज़्यादा ऊपर फ़ोर्स लगाई जाएगी। सो एक्सेलरेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ़ोर्स। और फिर हम ये भी कह सकते हैं कि जैसे आपको फर्स्ट लॉ में बताया गया कि मास जो है जितना ज़्यादा होगा उतनी उसकी रेजिस्टेंस जो है वो चेंज के खिलाफ ज़्यादा होगी। सो एक्सेलरेशन जो है जिस बॉडी का मास ज़्यादा होगा उसमें कैपेबिलिटी है रेजिस्ट करने की ज़्यादा, सो उसमें जो चेंज है वो कम आएगी। सो एक्सेलरेशन जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास होगा। अब हम जब इन दोनों चीज़ों को इकट्ठा करते हैं कि एक्सेलरेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एंड एक्सेलरेशन इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास, तो यहाँ से आपके पास आता है कि F इज़ इक्वल टू m इंटू ए। ये आपके पास जो है न्यूटन्स सेकंड लॉ है। अच्छा, थर्ड लॉ क्या है कि जब भी कोई फोर्स लगाई जाती है, ठीक है, तो उसके ऊपर किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाई जाती है, तो वो आपके पास जो है रिएक्शन देती है जो कि उसकी मैग्नीट्यूड में इक्वल होता है और डायरेक्शन में ऑपोजिट होता है। फॉर एग्जांपल, एक बॉलर जो है वो बॉल करवा रहा है और एक बैट्समैन जो है वो उसको हिट करता है। तो आप देखते हैं जब आपके पास हाथ में बैट पकड़ा हुआ है ना, जब बॉल आपके इधर आके बैट के ऊपर स्ट्राइक करती है ना, तो वो आपके आपके इधर कलाइयों पे जो है ना वो जोर पड़ता है। इसका मतलब क्या हुआ? हालांकि आप बैट यूं घुमा रहे थे, एक्चुअली जब बैट बॉल के ऊपर फोर्स लगा रहा है ना, जितनी फोर्स बैट बॉल के ऊपर लगा रहा है उतनी फोर्स ही बॉल भी बैट के ऊपर लगा रही है। अच्छा, अब हुआ क्या है, वो जो बॉल थी वो तो उड़ के चली गई स्टेडियम से बाहर, ठीक है ना, और बैट जो है वो आपके हाथ में ही। अच्छा, उसमें ये है कि आपके पास जो है आपको पता है कि बॉल का मास थोड़ा है, बाल का मास थोड़ा है। अब इसका मतलब है कि बाल बाल में जो अपनी स्टेट ऑफ मोशन या रेस्ट को बरकरार रखने की जो सलाहियत है वो भी कम है। इसका मतलब ये है कि उस बॉल में क्या आएगा, एक्सेलरेशन ज़्यादा आएगा। हालाँकि फ़ोर्स बॉल के ऊपर भी उतनी लगी है और बैट के ऊपर भी उतनी। बैट कंपैरेटिवली बॉल की निस्बत बहुत भारी है, तो उसमें जो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा है, उसका मास ज़्यादा है, उसमें एक्सेलरेशन आपके पास थोड़ा आएगा। तो अच्छा, अब आपके पास देखें, जैसे हम कहते हैं कि ये ज़मीन है जी, ये हम हैं और ज़मीन हमें जो है वो अपने सेंटर की तरफ क्या कर रही है, खींच रही है। एक्चुअली हम भी एक मास हैं, हम भी ज़मीन को अपने सेंटर की तरफ क्या है, खींच रहे हैं। लेकिन आपको पता है कि हम एज़ कम्पेयर टू द मास ऑफ द अर्थ, हमारा मास बहुत थोड़ा-सा है। हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, बहुत कम। हमारा जो इनर्शिया है वो बहुत कम है, और जो आपके पास जो ज़मीन का जो आपके पास इनर्शिया है वो बहुत ज़्यादा है, वो एक बहुत बड़ा मैस है। सो सारा एक्सेलरेशन जो है वो हम में आएगा, और ज़मीन में जो एक्सेलरेशन हमारी पुल की वजह से आएगा। हालाँकि दोनों बॉडीज़ एक-दूसरे के ऊपर सेम फ़ोर्स लगा रही हैं। तो लेकिन ये ज कहीं पे आपको नज़र आता है कि एक चीज़ में एक्सेलरेशन बहुत ज़्यादा है, दूसरी में ना होने के बराबर है, या नहीं नहीं आया। तो ये उसके मूवमेंट ऑफ सॉरी, तो उसके ये इनर्शिया की वजह से होता है, यानी उसके मास की वजह से ये ऐसा होता है।
अच्छा, अब आगे चलते हैं। आज का जो मेन टॉपिक है वो है मोमेंटम। मोमेंटम एक्चुअली ये है कि आपके पास मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट है, ठीक है? अगर एक मास है, बेशक बड़ा इतना बड़ा मास हो जैसे ट्रक हो, लेकिन उसकी वेलोसिटी 0 है, सो उसका मोमेंटम 0 है। यानी ये मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट है। अच्छा अच्छा, अब यहाँ पे जो क्योंकि आपके पास वेलोसिटी जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, आपके पास जो मोमेंटम है उसको p से रिप्रेजेंट किया जाता है और ये भी आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी है और मोमेंटम यानी p की वही डायरेक्शन होती है जो आपके पास किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है। अब बात आ गई इसके यूनिट की। इसका यूनिट है केजी मीटर पर सेकंड। कहाँ से निकले हैं? मास का यूनिट केजी और वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड। फिर आपके पास एक हम सिचुएशन सपोज कर लेते हैं कि एक मास है, वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ जा रहा है, लेकिन अचानक से उसके ऊपर फोर्स लगना शुरू हो गई और वो फोर्स उसके ऊपर टी टाइम के लिए लगी। अच्छा, अब वो टी टाइम के लिए उसके ऊपर फोर्स लग रही है तो जाहिर सी बात है कि न्यूटन सेकंड लॉ के तहत इस मास में क्या आएगा? एक्सेलरेशन आएगा, यानी इसकी वेलोसिटी इस टी टाइम में वी आई से चेंज होकर वी एफ हो गई। सो एक्सेलरेशन जो इसमें इसके ऊपर आया वो डिपेंड करता है इसके ऊपर लगने वाली फोर्स पे और इस बॉडी के मास पे। सो ए इज इक्वल टू एफ ओवर एम आ गया आपके पास। अब जो इसमें एक्सेलरेशन आया है वो क्या है? वो डेल्टा वी बाई टी है। टी वो टाइम है जिसके लिए ये फोर्स लगाई गई है। अच्छा, अब डेल्टा वी क्या है? दैट इज चेंज इन वेलोसिटी। अच्छा, टी टाइम के बाद इसकी वेलोसिटी क्या है? वी एफ टी। बिफोर टी टाइम इसकी वेलोसिटी क्या थी? वी आई थी। सो टी वो टाइम है जिसमें इसकी वेलोसिटी चेंज होकर वी आई से वी एफ हो गई। सो आपके पास ये भी एक्सेलरेशन की इक्वेशन है और ये भी आपके पास एक्सेलरेशन की इक्वेशन है, तो हम दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। अब यहाँ पे अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, टी को इधर लाके मल्टीप्लाई कर दें, एम को इधर लाके मल्टीप्लाई कर दें, तो आप ये देखेंगे ये एफ इंटू टी आ जाएगा और इधर आ जाएगा एम वी एफ माइनस एम वी आई। अब ये एम वी एफ क्या चीज है? असल में ये मोमेंटम ही है, लेकिन ये कौन सा मोमेंटम? ये है असल में फाइनल मोमेंटम। और ये कौन सा मोमेंटम है? ये आपके पास इनिशियल मोमेंटम है। सो एफ इंटू टी जो है एक्चुअली वो चेंज इन मोमेंटम के इक्वल है। अगर हम टी जो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर लाके इसको डिवाइड कर दें, तो आपका आपके पास जो रिलेशन आ रहा है वो आपको ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम ये अप्लाइड फोर्स के इक्वल होता है। ये फोर्स और मोमेंटम के दरमियान एक जबरदस्त रिलेशन है और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चीज आ जाती है इम्पल्स। इम्पल्स में सिर्फ ये है कि जो फोर्स लगाई जाती है वो एक वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए लगाई जाती है। जैसे हम कहते हैं धक्का, ठीक है? तो जब धक्का दिया जाता है उसका ये जो टाइम है वो बहुत स्मॉल होता है। तो लार्ज फोर्स जो है वो एक्ट करती है वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए। तो आपके पास ये जो एफ इंटू टी का प्रोडक्ट होता है यही आपके पास इम्पल्स है। तो एक्चुअली आप देखें कि ये जो एफ और टी का प्रोडक्ट है यही आपके पास एक्चुअली क्या है? इम्पल्स है। सिर्फ इसमें फ़र्क ये है कि ये जो टी टाइम है ये वेरी शॉर्ट होना चाहिए, तो हम उसको कहते हैं जी इम्पल्स। और ये इम्पल्स किसके इक्वल है? ये इसके यही इक्वेशंस हैं। इम्पल्स है एक्चुअली जो है वो चेंज ऑफ मोमेंटम के इक्वल है। होपफुली आंसर द क्वेश्चन। पे मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।